guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, विजन IAS की PT 365 की इस इन्वायरमेंट के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसको लेकर आई हूँ। ये अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का है और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को जो हेड टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज का, और उसमें पहला सब टॉपिक है ग्लोबल सिनेरियो और उसमें भी सब टॉपिक है वो है ओजोन होल का। आइए समझते हैं कि ओजोन होल क्यों इस वक्त न्यूज़ में है। तो रिसेंटली की स्टडी करी गई है साथियों, उसके हिसाब से स्टडी कब से करी गई है, 2020 से 22 तक की स्टडी हुई है और उस स्टडी के हिसाब से ओजोन होल ये बड़ा हो गया है और थिन हो गया है ओवर अंटार्कटिका। क्या है डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है और ओजोन होल क्या होता है। देखिए, एक पतली सी शील्ड है गैस की। ओजोन लेयर जो होती है वो एक पतली सी एक तरीके से शील्ड का काम करती है, गैस की शील्ड है जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे मिलती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर देखिए, सबसे पहली लेयर 0 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है, उसके बाद 10 से 50 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है। और आप देखिए इस तरीके से ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है यहाँ पे। अब नियरली 90% जो अर्थ की ओजोन है वो आप स्ट्रेटोस्फेयर पे ही पाओगे। और एक चीज़ और समझिएगा कि ओजोन गैस जो है जब तक यहाँ ही ऊपर है तभी तक ये हमें फ़ायदा पहुँचा रही है। धरती पे आने के बाद ये फ़ायदेमंद नहीं रहती, लेकिन ऊपर जो है तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। तो अब ओजोन होल क्या होता है? देखिए, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पे ये ओजोन डिप्लीट हो गई हो, ख़त्म हो गई हो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और ये एरिया आप देखोगे कहाँ पे, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलता है। अब वहाँ क्या हो रहा है? ऐसा एरिया जहाँ ओजोन का लेवल 220 डॉप्सन यूनिट से भी कम हो गया हो। अब आप कहेंगे अच्छा तो मैम एवरेज क्या ओजोन लेयर की थिकनेस होती है जो हम कह रहे हैं 220 से भी कम हो गया हो? एवरेज थिकनेस इसकी है 300 डॉप्सन यूनिट्स। ठीक, तो अब आप कहेंगे मैम ओजोन को डिप्लीट करने वाले या ऐसे जो घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनसे ये नुकसान पहुंचता है ओजोन लेयर को? तो ये कुछ इसमें ह्यूमन मेड गैसेस हैं जो होता क्या है, इतनी हल्की होती हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक पहुंच जाती हैं और लगातार क्या करती हैं कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती जाती हैं, जिसका प्रोसेस मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी अभी। तो एक प्रोसेस जिसे हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक साइकिल्स। मतलब एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, लूप के फॉर्म में होते रहते हैं और टूट टूट के ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता जाता है, जिससे ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेजर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमाइन, CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलेंस वगैरह आते हैं। स्टेटस की बात करें तो ओजोन लेयर ऑन ट्रैक है टू रिकवर विद इन 40 सालों में। ठीक है, 4 डिकेड्स में 40 साल लगेंगे, ऐसा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP का कहना है। यहाँ आप देखिए कैसे सीन हो रहा है, इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है। देखिए अल्ट्रावायलेट रेज क्या कहती हैं, ये तोड़ती हैं, स्प्लिट करती हैं क्लोरीन के एटम को अवे फ्रॉम द CFC। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन हटा, इस मॉलिक्यूल को निकाल लिया बाहर। अब क्लोरीन का एटम क्या करता है, ब्रेकअप कर देता है, तोड़ता है ओजोन के मॉलिक्यूल को। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला हो गया O3। ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है, इससे एक होल बन गया ओजोन लेयर में। ऑब्वियसली बात है कि ओजोन का मॉलिक्यूल कम होता गया तो ओजोन लेयर में भी कमी देखने को मिली। और जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं वो है क्या बन के तैयार हो जाता है तोड़ने के बाद, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको गौर से थोड़ा समझिएगा, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स ये सब कहाँ से आते हैं। CFC आपका एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट से निकल रहा है। HCFCs जो हैं वो एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट से। उसके अलावा हैलेंस फायर एक्सटिंग्विशर से, मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड से। अब यहाँ देखिए प्रोसेस बताया है कि CFC का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना। अब CFC का मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन का है, ये रेड कलर का फ्लोराइन है। फिर ये इस तरीके से जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब हुआ क्या कि यहाँ से पहला प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या क्लोरीन का एटम CFC से हट गया। ठीक, यहाँ देखिए हटा।
अब क्या होगा यहाँ पे कि ओजोन का मॉलिक्यूल जो है जिसे O3 कहते हैं, इससे इसका रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, ब्रेकअप इसने कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बना दिया और ऑक्सीजन बनाने के बाद एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड तैयार कर दिया। तो अब ओजोन का मॉलिक्यूल तो टूट गया ना, तो इससे ये लेयर थिन होती जाती है। तो अब बात क्या है कि कौन कौन सी वजह है जो ओजोन का होल हम अंटार्कटिका के ऊपर देख रहे हैं। बात ऐसी है कि अंटार्कटिक पोलर वॉर्टेक्स में बदलाव। अब पोलर वॉर्टेक्स क्या है? पोलर वॉर्टेक्स ये स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न्स हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इस तरीके का विंड का पैटर्न चलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे स्विर्ल होता है लो प्रेशर का और बहुत ही ठंडी हवाओं का। अगर ज़्यादा आप देखोगे मोर प्रोनाउंस्ड ओवर द साउथ पोल्स में, इसकी वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में PSCs। अब क्या हो रहा है? PSCs जिसे हम लोग नैक्रेयस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, ये कब बनते हैं? ये बनते हैं सिर्फ और सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस में। और ये क्या करते हैं? ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जब्त कर लेते हैं जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव के रेडिएशन होते हैं उनको। ये ओजोन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं एक सरफेस प्रोवाइड करके जो कन्वर्ट करता है बिना फॉर्म को क्लोरीन के एक रिएक्टिव में और ओजोन डिप्लीटिंग फॉर्म में, और इसके अलावा रिमूव करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को जो मॉडरेट करते हैं किसको? डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट को क्लोरीन के। तो अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड हट ही जाएंगे तो फिर जो है इम्पैक्ट इसका बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा चेंजेस सोलर साइकिल में, ये भी एक वजह है। बढ़ना एटमॉस्फेरिक अबंडेंस का, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ये भी वजह है। अच्छा, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी जान लेते हैं। इम्पैक्ट एक्चुअली में वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओजोन की लेयर पे। साथियों, रिसेंट स्टडी के हिसाब से जो इरप्शन हुआ हंगा अपाए वॉल्केनो में, ये पोटेंशियली इम्पैक्ट करता है ओजोन की लेयर को। ये जो हुंगा हपाए है ना, ये एक सब मरीन वॉल्केनो है जो कि आपको तोनगन आर्किपेल्गो में मिलेगा, आपका साउथ पैसिफिक ओशन में। ये जनवरी 2022 में इरप्ट हुआ था। पहले 1991 का इरप्शन माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है वहाँ से हुआ था, उसके भी अच्छा खासा लॉस करा था इसने ओजोन का स्ट्रेटोस्फेयर में। अब आप कहेंगे क्या इम्पैक्ट होता है वॉल्केनिक इरप्शंस का ओजोन लेयर के ऊपर? देखिए, इससे भारी मात्रा में स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लूम निकलता है, बहुत सारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जिससे केमिकल कन्वर्जन हो रहा है ना क्लोरीन का, ज़्यादा रिएक्टिव बनता है ये बहुत भारी मात्रा में निकलती है। ये स्ट्रेटोस्फेयर ब्रोमीन को निकालता है, हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है, और ऐसे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो सरफेस बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस का इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। तो ये है ओजोन की कहानी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्यों है न्यूज़ में, समझिएगा। देखिए, इंडिया ने क्या करा है, सरपास करा अपना भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट को, है ना। ऐसी रिपोर्ट में हमें पता चलता है, जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली गई है। तो अब बात आती है कि इंडिया का अचीवमेंट क्या रहा इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, है ना। हम अपने टारगेट से पहले ही चल रहे हैं। देखिए, एक्सीड करा हमने 35% HCFC फ्रेज आउट गोल को, और 44% रिडक्शन हमने पाया है फ्रॉम 2020 की जो बेस लाइन थी उससे। एलिमिनेट करा हमने HCFC 141B को। देखिए, HCFCs जो होते हैं ना, ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, और HCFC 141B का यूज़ होता है एज अ ब्लोइंग एजेंट। वो किसमें? प्रोडक्शन में, जो रिजिड आपका पॉलीयूरेथीन फोम है उसमें। अच्छा, हम फ्रेज आउट करेंगे HCFCs को भी न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, कंप्लीटली हम ख़त्म कर देंगे दिसंबर 2024 तक। बल्कि हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का शेड्यूल है वो 2030 का है, लेकिन हम पहले ही कर देंगे। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये है कि हमने CFC को फ्रेज आउट कर दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलेंस वगैरह को कर दिया है कंट्रोल यूजेस के लिए। उसके अलावा HFCs को का जो फ्रेज आउट मैनेजमेंट प्लान भी है, स्टेज 2 अभी करेंटली इम्प्लीमेंट हो रही है 2017 से 2024 तक ये रहेगी। जैसे मैंने बताया ना, ये हम काम कर देंगे 24 तक के दिसंबर तक। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का एम क्या है कि हम
कूलिंग डिमांड को कम करें, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन हो, इससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े और हम बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस लेकर आएँ 2037-38 तक। तो अब आप कहेंगे मैम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? दोस्तों 1987 का प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ था विना कन्वेंशन के अंदर। विना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 1985 में। और ये पूरे विश्व भर का इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ताकि हम प्रोडक्शन और यूज़ जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का है उसको जो है वो ख़त्म कर दें। सिग्नेटरीज में ये पहली ऐसी यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। और वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को हर साल ताकि इस साइनिंग को कमेमोरेट करा जा सके। साथियों किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है इसे 2016 में अडॉप्ट किया गया और फोर्स में 2019 में आया था ताकि हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो है ख़त्म करें। अब एचएफसीज जो होते हैं ना वो नॉन ओडीएस ऑल्टरनेटिव्स हैं सीएफसीज और एचसीएफसीज के। बट दिक्कत क्या है ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का इनके अंदर पोटेंशियल है वो 1000 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। ये करते हैं ना, ये डिवाइड करता है नेशन को 3 ग्रुप्स में। 4 स्टेप का रास्ता है जिससे हम 80% रिडक्शन पा सकते हैं एचएफसीज के कंजम्पशन में 2047 तक। अब इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये रिश्ता है कि हम पार्टी बने थे विना कन्वेंशन की 1991 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 1992 में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है और हमने किगाली अमेंडमेंट को 2021 में रेटिफाई करा। इसके अंदर इंडिया क्या करेगा, हम फ्रीज डाउन करेगा एचएससी को 4 स्टेप में 2032 के बाद से, और हम 10% रिड्यूस करेंगे इसको 32 में, 20% कर देंगे 2037 में, 30% कम कर देंगे 42 में और 85% रिडक्शन हमारा 47 में हो जाएगा। तो ये हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023। न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज़ टू हाई रिपोर्ट ये रिलीज़ करी गई है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा, ICCI के द्वारा। आइए थोड़ा समझाते हैं पहले कि ICCI है क्या। देखिए इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो सरकारों और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अर्थ के क्रायोस्फीयर को हम जो है वो प्रिजर्व करें, संभाल के रख पाएँ। क्रायोस्फीयर क्या होता है? ये जितना आप ठंडा ठंडा मामला देख रहे हो ना, चाहे आइस शीट, स्नो, आइस शेल्फ, आइसबर्ग, सी आइस, लेक हो गया, रिवर आइस हो गया, आइस कैप हो गया, ये सब आता है क्रायोस्फीयर में। और ICCI प्रोग्राम टारगेट ये करती हैं कि हम क्लाइमेट डायनेमिक्स जो क्रायोस्फीयर का है, फोकस ये है कि हम क्रायोस्फीयर वार्मिंग जो है उसके लिए क्या करें, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस करें। रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ है, रिपोर्ट निकली है ना, ये हाईलाइट करती है रिपोर्ट कि नियरली जितने भी ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं, ज़्यादातर मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स हो गए, पोलर रीजन्स हो गए, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से भी बढ़ गया। क्या कहती है रिपोर्ट? 2 डिग्रीज इज़ टू हाई। 2 डिग्री से भी बढ़ गया तो मतलब हिमालयास तो मान लीजिए 50% अब की आज की आइस का ख़त्म हो जाएगा इसका, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया एवरेज टेम्परेचर। लास्ट डिकेड में 7 वर्स्ट ईयर्स रहे हैं ये आइस लॉस के, तो आप समझिए। तो और डिटेल समझते हैं क्रायोस्फीयर क्या है। देखिए फ्रोजन पार्ट है हमारे ये प्लैनेट का। क्रायोस्फीयर का रोल जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट में बताएं तो आप समझिए ना, सफ़ेद सफ़ेद होता है। एल्बिडो इसमें बहुत हाई है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। जब सफ़ेद सफ़ेद है तो खूब गर्मी अगर आ रही है तो सन की रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, ये है। अच्छा परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर बहुत कार्बन जो है वो इकट्ठा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है इसने इनसाइड इट्स सॉइल। पानी देख लीजिए, 80% वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स आइस शीट के फॉर्म में वो यहीं से आता है। और आइस मेल्ट जो होती है क्रायोस्फीयर में, इससे अब मान लो होएगी तो क्या होगा बताओ? बहुत ही भारी वेदर इवेंट्स होंगे भाई। सी का लेवल बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा उसके अंदर, कितने टापू डूब जाएंगे। हाँ, अब इंडिया के इनिशिएटिव क्या है क्रायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने में? देखिए हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग इन द हिमालयन इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करा है, एक सेंटर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी के लिए, वादिया इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह में। तो हम भी काफ़ी कुछ इसके लिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है बात हमारी
आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका। साथियों न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि आइस मेल्ट में मतलब ये जो बर्फ़ है उसमें पिघलने में बहुत भारी मात्रा में जो है देखने को मिली है कि बर्फ़ पिघल रही है। कहाँ पे? वेस्ट अंटार्कटिका रीजन में। अलग अलग स्टडीज़, अलग अलग कंप्यूटर सिमुलेशंस ने हमें दिखाया है। देखिए वेस्ट अंटार्कटिका देख लीजिए, ये है वेस्ट अंटार्कटिका अंटार्कटिक शीट, ये है ईस्ट अंटार्कटिक शीट। तो यहाँ वाले हिस्से में दिख रहा है। देखिए वेस्ट अंटार्कटिक शीट जो है ना, अगर कंप्लीटली ख़त्म हो गई तो इससे मान लीजिए कि जो सी लेवल है वो 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। कितना हो गया? और ओशन ड्रिविंग मेल्टिंग जो है फ्लोटिंग आइस शेल्स की अमुंडसेन सी में, ये देखिए ना अमुंडसेन सी यहाँ पड़ती है। ये मेन प्रोसेस है जिससे सी लेवल राइज बढ़ रहा है ना। अमेंडमेंट सी आप देख रहे हो कि वेस्ट अंटार्कटिका के कोस्ट पे ऐसे यहाँ लोकेटेड है। सीक्वेंस क्या होता है इस आइस मेल्ट का समझिए। देखिए जब मेल्टिंग होती है ना, पिघल रही आइस, तो इससे क्या होता है कि ये रिट्रीट पैदा करता है ग्राउंडिंग लाइन में। मतलब ग्राउंडिंग लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहाँ पे आइस पहली बार तैरती है। फर्स्ट गोज फ्लोट। अब इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस है टू आइस फ्लोइंग अक्रॉस द ग्राउंडिंग लाइन। तो ये रोक रहा है ना आइस को ऐसे फ्लो होने से, वो रेजिस्टेंस यहाँ कम हो जाता है। अब और तेज़ी में बहने लगा ग्राउंडिंग लाइन के पास आइस, तो इससे और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होगी, जिससे और ज़्यादा थिनिंग होती चली जाएगी उसकी। इससे बहुत ही स्टीप सरफेस स्लोप बनेगी, जिससे स्ट्रेस और बढ़ेगा और आइस आगे की तरफ जाएगी। जितनी तेज़ जाएगी इनलैंड में उससे थिनिंग होगी, है ना। इवन फर्दर टू द इंटीरियर ऑफ द आइस शीट, उससे कंट्रीब्यूशन सी लेवल राइज में और बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आइस पिघलती जाएगी। अब बर्फ़ को आप देखो ना, जितना ज़्यादा इसे पिघालते आओगे पानी और छोड़ेगी, और ज़्यादा पानी निकलेगा और ज़्यादा सी लेवल राइज बढ़ेगा। तो अब अंटार्कटिका को बचाने के लिए पूरे विश्व भर से क्या किया जा रहा है? देखिए पहले तो है अंटार्कटिक ट्रीटी। 1959 में साइन करी गई ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है कि हम अंटार्कटिका में कोई मिलिट्री वाला काम नहीं करेंगे, डीमिलिटराइज करेंगे अंटार्कटिका को और इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, और इसका इंडिया भी मेंबर है। इसके अलावा कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स 1972, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 जिसे इंडिया ने रेटिफाई किया है। उसके अलावा प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है 1991 का, जिसे इंडिया ने साइन करा है। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो 1981 से शुरू हुआ था, इसने 3 रिसर्च बेस स्टेशंस को बनाया अंटार्कटिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा ये दक्षिण गंगोत्री 1983 का था, मैत्री जो कि 1988 का था, और भारती जो कि 2012 में बनाया गया था। आज के टाइम पे मैत्री और भारती जो है वो फुली ऑपरेशनल है, दक्षिण गंगोत्री नहीं। अंटार्कटिक एक्ट 2022 भी एक एक्ट है, इसे इंडिया ने इनैक्ट करा था ताकि अफेक्ट दे अंटार्कटिक ट्रीटी को, है ना, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज को और प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को टू अंटार्कटिक ट्रीटी एंड वो सारे मैटर्स जो इस सब से रिलेटेड है। प्रोविजंस में ये है कि एक कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट होगा ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, परमिट सिस्टम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा अंटार्कटिक फंड का, कुछ स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाई जाएगी और एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा जो ऐसे पनिशेबल ऑफेंस वगैरह को देखेगा, ट्रायल वहाँ पे होंगे ऐसे ऑफेंसेस के, है ना, और भी कई सारी चीज़ें। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। न्यूज़ में क्यों रहा? साथियों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी ने ये हाईलाइट करा कि जो आर्कटिक है वो गर्म हो रहा है, वार्म ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड एवरेज। मान लो कि पूरे वर्ल्ड में मान लो 1 डिग्री से फर्क पड़ रहा है, तो ये जो आर्कटिक रीजन है वो 2 डिग्री से गर्म हो रहा है, दुगना असर देखने को मिल रहा है आर्कटिक रीजन में। तो क्या है ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, थोड़ा हम समझते हैं। ये रिफर करता है वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक एरिया में जितना गर्माहट बढ़ रही है उससे ज़्यादा पोल्स में बढ़ रही है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से आर्कटिक
तो देखा जाए वो जो गर्म हो रहा है वो नियरली 4 गुना ज़्यादा तेज़ी में हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ओवर हुआ था ये 1979 से 2021 में देखा जाए तो अगर मान लो 1 डिग्री से गर्म हुआ है बाकी सारा वर्ल्ड, तो ये जो आर्टिक रीजन है वो 4 डिग्री से गर्म हो रहा है, मतलब 4 गुना ज़्यादा फर्क है। तो आप कहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है मैम, आर्टिक रीजन जल्दी गर्म क्यों हो रहा है कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? देखिए पहली चीज़ तो पोलर एम्पलीफिकेशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आर्टिक में दैन इन अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि ओशन कवर होते हैं बाय सी आइस से, वाइल अंटार्कटिका तो ये ऊपर एलिवेटेड कॉन्टिनेंट थोड़ा उठा हुआ है और यहाँ पे परमानेंट आइस और स्नो है। दूसरी बात कि जो आइस कवर मेल्ट होते हैं आर्टिक में, ये बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर जो है वो एक्सपोज होते हैं सन, वहाँ बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ जाती है, इससे और ज़्यादा एब्जॉर्व हो जाती है वहाँ पे सनलाइट। अब लैंड है इसमें वाटर में और एब्जॉर्व हुआ तो और जल्दी पिघलने लगा। और जो आज का प्रिवेलिंग सिस्टम है एयर सर्कुलेशन का, वो भी हीट ट्रांसफ़र करता है ट्रॉपिक से सीधा पोल्स की तरफ हीट को लेके जाता है, तो ये भी वजह है। अच्छा, समर आर्टिक सी आइस जो है वो और एक्सटेंड करती है ना, जो बड़ी है और जो एक्सटेंड मतलब सॉरी जो हद है उसकी वो भी श्रिंक करी है बाय 12.6% पर डिकेड से कम हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझिए आप कितना हो गया। तो आप कहेंगे मैम इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिक में जो सी आइस है उसकी? देखिए इसका बहुत अच्छा रोल है पोलर रीजन्स को ठंडा रखने में। अर्थ का एनर्जी बैलेंस मेंटेन करती है, ये हवा को ठंडी रखती है एक बैरियर के तौर पे काम करके, जो कि कूल एयर के बीच, कूल एयर अबव और रिलेटिवली वार्मर वाटर जो बिलो है गर्म, इन दोनों में हवा को बैलेंस रखती है। उसके अलावा चेंजेस जो सी आइस में हैं वो बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करते हैं, मैमल्स को भी अफेक्ट करते हैं जैसे पोलर बियर्स को, वैलरूसेस को। उसके अलावा ये ट्रेडिशनल जो सबसिस्टेंस हंटिंग लाइफस्टाइल है उसको भी अफेक्ट करते हैं इंडिजीनियस पॉपुलेशन की, जैसे कि यूपिक, इनुपियत और इन्यूथ की। इसके अलावा जो ये आइस कम होगी तो इससे और ज़्यादा शिपिंग लेन्स खुलेंगी, और ज़्यादा एक्सेस होगा नेचुरल रिसोर्सेज का इन आर्टिक रीजन में। विश्व तो वैसे ही पीछे पड़ा है, कैसे ही हम सब लूट लें। अच्छा, इसमें एक रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसे कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। ये क्या है? ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आर्टिक की जो ओशन की आइस है, आइस का एरिया है, वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम हुआ है। इससे क्या होगा? लीडिंग टू द चेंज इन द आर्टिक सरफेस कलर, वो वाइट से अब कलर ब्लू दिखने लग रहा है। मतलब पानी की तरफ आ गए, अभी तो बर्फ़ की तरफ थे। अच्छा, प्रोसेस से क्या है कि ये प्रोसेस रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ सनलाइट को जो कि रिफ्लेक्ट होती है स्पेस में। भाई वाइट है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब नहीं है तो और एब्जॉर्व भी होगी, जिससे और ज़्यादा वार्मिंग होती है और ज़्यादा आइस लॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आर्टिक एम्प्लीफिकेशन को दिखाया है। क्या डायनेमिक है इस ग्लोबल वार्मिंग की, देखते हैं। ये समझिए आप क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। देखो भैया, ये है जो है ग्लोबल वार्मिंग है, मेल्ट हो रही है आइस मेल्ट होगी ना, यहाँ पे और आ रही है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है ओशन के अंदर और कम रिफ्लेक्शन होगा, वार्मिंग अपर ओशन लेयर में हो रही है, एनर्जी भी कम, यहाँ ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है। तो ये तो पूरा एक साइकिल के तौर पे चल ही रहा है, ठीक है। अब जो गर्म होगा तो ये और हेज और क्लाउड बनेंगे, ठीक है। अब ये जो बहुत ज़्यादा एरोसोल पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो इससे और कम रिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड आपको दिख रहे हैं। ज़्यादा हेज क्लाउड्स बनेंगे तो वार्मिंग होगा लोअर एटमॉस्फेयर का थ्रू बैक रेडिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस, इससे और ज़्यादा लार्जर एनर्जी फ्लो होगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब रिलेटेड आपको जो है मिल जाएंगे। तो हमने आपको बताया क्या एक्चुअली में एम्प्लीफिकेशन वगैरह क्या होता है, ये कैसे फ़र्क आता है, कैसे क्या होता है। अब भाई टॉपिक से कंपैरिजन में तो सब विंड्स वगैरह ले ही जाती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज वाला देखा था, अब हम उसके अंदर जो ग्लोबल सिनेरियो पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस और इनिशिएटिव। इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP28 की मीटिंग आ गई भाई। देखिए न्यूज़ में क्यों है साथियों। 28 COP जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दुबई में। मतलब दुबई कहाँ है? UAE में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आइए COP के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हर साल होने वाली कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। साथियों ये डिस्कस करती है कि क्या क्या तरीके हमारे पास में जिससे हम क्लाइमेट क्राइसिस को जो है वो रोक सकते हैं। मीटिंग्स
रिव्यू ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, है ना, जो NDCs हैं, उनको ये मीटिंग जो होती हैं वो देखती हैं भाई कितना क्या रहा आपका, जो मेंबर कंट्रीज सबमिट करती हैं अंडर पेरिस एग्रीमेंट, तो उसमें देखते रिव्यू करते हैं कितना आपका जो था NDCs आपसे कहा था, हर देश के हिसाब से बताते हैं कि आप इतना कंट्रीब्यूट करें, आप इतना कंट्रीब्यूट करते कितना क्या आपने किया, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है। और फाइनल डॉक्यूमेंट कॉल्ड UAE कंसेंसस अडॉप्टिंग ड्यूरिंग COP28। अज़रबैजान और ब्राज़ील होस्ट करेंगे COP29 और COP30 को, मतलब COP29 2024 में जो होगा इस साल, उसे अज़रबैजान करेगा, और जो ब्राज़ील है वो 2025 में COP30 को करेगा होस्ट। ठीक, तो आउटकम क्या निकला इस COP28 का समझते हैं। पिलर्स की बात करेंगे, आउटकम्स की बात करेंगे। तो फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस में बात करें तो ये निकला कि भाई ऑपरेशनाइज करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड को। पहली बार ये 2000 मतलब COP27 में अनाउंस करा गया था शर्म एल शेख, दैट इज इजिप्ट के अंदर 2022 के जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें। मेंट टू कंपनसेट कंट्रीज जो ऑलरेडी डील कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से। जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो ही निकल के आ रहे हैं, अनअवॉइडेबल रिस्क जो है क्लाइमेट चेंज का उससे, जैसे कि सी लेवल राइज बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो रहा है, उन सबको डील करेगा। उसके अलावा वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर LND वो भी इस्टेब्लिश करा गया था COP19 में 2013 में वार्सो के अंदर। वार्सो कहाँ है? पोलैंड में। टू एड्रेस LND जो कि एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज से इन डेवलपिंग कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेट करा जाएगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक होस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड के द्वारा फॉर एन इंटीम पीरियड ऑफ 4 सालों के लिए, बट इसे मैनेज इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट करेंगे। इसमें कंट्रीज में UAE, जर्मनी, जापान, UK एक्सेट्रा हैं जिन्हें कहा है कि भाई हम पैसा देंगे इसमें। मोबिलाइजेशन करीब $83.9 बिलियन का है टू क्लाइमेट फाइनेंस इन दी ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इंडिया पार्ट है इस डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट बात है फोकसिंग ऑन पीपल, लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो इसका आउटकम है कि फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑफ शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा का वो रिलीज हुआ। COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर, फूड एंड क्लाइमेट। इसके अलावा COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ जिसे रिलीज करा मतलब ई ने इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साइन करा गया है 120 कंट्रीज के द्वारा इंक्लूडिंग US, UK, ब्राज़ील वगैरह। इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं करा है। COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ, रिकवरी और पीस को अडॉप्शन, इसमें ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस गाइड्स करेगा ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन एफर्ट को इन कॉन्टेक्स्ट टू द टेम्परेचर गोल जो कि आर्टिकल 2 में लिखा है पेरिस एग्रीमेंट के। इसके साथ ग्लोबल गोल और अडेप्टेशन ये कलेक्टिव कमिटमेंट है जो कि आर्टिकल नंबर 7.1 के अंदर आती है पेरिस एग्रीमेंट के, और एम ये है कि हम वर्ल्ड की अडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे रेजिलियंस को, और जो रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज का उसे कम करेंगे। इसके अलावा अंडरपिनिंग एवरीथिंग विद फुल इंक्लूसिविटी जो लॉन्च है COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप का। इसके अलावा अपॉइंटमेंट करा गया है यूथ क्लाइमेट चैंपियन का ताकि वो एक मिशन ब्रिज के तौर पे काम करे COP प्रेसिडेंसी और यूथ स्टेक होल्डर्स के बीच में। रिपोर्ट क्या रिलीज करी गई है COP28 के द्वारा? रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस डिटेल्स दिखाएं तो रिलीज करी गई है बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के द्वारा। फॉर्म करी गई है बाय COP26 प्रेसिडेंसी में ताकि पॉलिसी ऑप्शंस डेवलप करें, रिकमेंडेशन डेवलप करें और प्रमोट करें इन्वेस्टमेंट UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट का। फाइंडिंग्स ये हैं रिपोर्ट में कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटेड मोर देन ट्रिपल्ड ओवर लास्ट डिकेड, बट स्टिल अभी भी ये पैसा बहुत कम है। क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्सेंट्रेटेड इन डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड चाइना एंड इन मिटिगेशन रेदर देन अडेप्शन। नेक्स्ट आता है बात, रिपोर्ट है एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। डिटेल ये है कि
इस रिपोर्ट को रिलीज करा गया है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, और ये ऑब्जर्वेटरी वर्क करती है अंडर UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। लॉन्च करी गई थी G20 के लीडर्स समिट 2021 में, और एक डिसीजन मेकर्स प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क टू ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए मीथेन एमिशंस को, प्लान करने के लिए टारगेटेड और एम्बिशियस एक्शंस उसके कैसे उसको कम कर सकते हैं, उसे मिटिगेट करने के लिए। आइए UNFCCC के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो चाहती है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। साइन करी गई थी 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बॉन जर्मनी में मिल जाएगा। सेक्रेटेरिएट वही बताया मैंने, बॉन जर्मनी में, और मेंबर्स में 197 पार्टीज हैं जिसमें इंडिया भी मेंबर है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो इसके अंदर करे गए हैं वो है पेरिस एग्रीमेंट, जिसे 2015 में अडॉप्ट करा गया था। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। उद्देश्य है ताकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे हम 2 डिग्री सेल्सियस के कम ही रखें अबव प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपैरिजन में, और एफर्ट ये है कि हम जो है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट करके रखें। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसे भी 1997 में अडॉप्ट करा गया था। फोर्स में 2005 में आया। इसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज मिलके और इकोनॉमीज मिलके काम करती हैं ताकि लिमिट और रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को इन अकॉर्डेंस विद द जो भी अग्रीड इंडिविजुअल टारगेट दिए गए हैं। कमिटमेंट्स 2020 में एंड हो रही हैं। उद्देश्य है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, इसे लॉन्च करा गया था UNFCCC के सेक्रेटेरिएट के द्वारा। ये लोगों से, कंपनीज से और सरकारों से कहता है कि आप क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को पाइए 3 स्टेप्स के माध्यम से। एक तो अपना क्लाइमेट फुटप्रिंट आप मेजर करिए, रिड्यूस करिए और ऑफसेट करिए अपने एमिशंस को। अब बात आती है कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करा जाता है UNFCCC के द्वारा। तो ग्लोबल स्टॉक टेक दैट इज GST टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट को, इसकी डिटेल बताऊं तो ग्लोबल स्टॉक टेक ये एक प्रोसेस है कंट्रीज़ का ये देखने के लिए कि क्या ये सब मिलके एक प्रोग्रेस कर रही हैं, कुछ बढ़ावा हो रहा है, जो उनके गोल्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के उनको पाने में कितना आगे बढ़ी हैं, है ना। और ये वंस एवरी 5 ईयर्स में होता है। ग्लोबल स्टॉक टेक है, ये कहता है सारी पार्टीज़ को एक साथ लाता है पेरिस एग्रीमेंट की कि आप 8 स्टेप्स को फॉलो करिए। वो 8 स्टेप क्या है कि ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को पूरे विश्व भर में, और डबल करना है ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को 2030 तक। इसके अलावा एफर्ट्स को और बढ़ाना है टुवर्ड द फ्रेज डाउन ऑफ अनएबेटेड कोल पावर को। इसके अलावा और एफर्ट्स को बढ़ाना है पूरे विश्व भर में ताकि हम नेट ज़ीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम करें, यूटिलाइज करें ज़ीरो और लो कार्बन फ्यूल्स को बिफोर और अराउंड बाय मिड सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अब फॉसिल फ्यूल से थोड़ा हटें एनर्जी सिस्टम्स के लिए, अच्छी तरीके से किसी और एनर्जी को हम यूज़ करें अब। इसके अलावा लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाएं, जैसे रिन्यूएबल्स हो गए, न्यूक्लियर और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हो गया। इसके अलावा हम बढ़ाएं और सस्टेनेबली रिड्यूस करें नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को पूरे विश्व भर में। इसके अलावा एक्सलेट करें रिडक्शन एमिशंस का फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट और फ्रेज आउट करें इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को। नेक्स्ट जो रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है वो है पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट। अच्छा, इसका मैंने एक पॉइंट इसका नहीं बताया कि ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल स्टॉक टेक को रिलीज़ करा गया था बॉन क्लाइमेट मीट में। अच्छा, नेक्स्ट आगे पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट नेशनली डिटरमाइंड जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये विल इंक्रीज एमिशंस बाय अप्रॉक्सीमेटली 8.8% बाय 2030 रिलेटेड टू 2010 लेवल। 40% जो पार्टीज आउटलाइन करती हैं रोल्स अपने लोकल कम्युनिटीज़ का, राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल का, इन एडेप्टेशन विद द कंपोनेंट्स ऑफ NDCs। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि लॉन्च करे गए हैं COP28 में थोड़ा समझते हैं। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव,
इंडिया ने लॉन्च किया है। फीचर्स ये हैं कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा फॉर डायलॉग कोलैबोरेशन और एक्सचेंज करने के लिए इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स और इंस्ट्रूमेंट को, साथ में ऑल्सो रिफर्ड एज ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्पस ये है कि शेयर करेंगे हम ग्लोबल टेक्निकल नो हाउ और एक्सपीरियंस को और शेप करेंगे ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को, साथ में सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस कंपोनेंट बाय क्रिएटिंग वन कॉमन वैल्यू चेन। फीचर्स इसके ये हैं कि भाई ग्रीन क्रेडिट सिस्टम एक पूरी तरह से डिजिटल और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। ग्रीन क्रेडिट पोर्टल, ये यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पाओगे, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भी काम कर रहे हैं अपनी ग्लोबल डिमांड को शेप करने के लिए, फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए। फिर ये प्रिंसिपल के साथ मिलके चलेगा टू द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और ग्रीन क्रेडिट्स का फोकस है वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस पे, जिसमें कम्युनिटी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है और इंडिविजुअल्स हैं। नेक्स्ट ली गई है यहाँ पे ग्लोबल रेन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज ली गई है, जिसे 118 कंट्रीज़ ने साइन करा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28। इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है। खैर, इसका एम ये है कि हम ट्रिपल कर देंगे ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को एटलीस्ट 11,000 गीगावाट से, और डबल कर देंगे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट रेट को टू मोर देन 4% बाय 2030। फ्रेज डाउन कर देंगे अनएबिटेड कोल को। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल कूलिंग प्लेज, जिसे UAE ने इनिशिएट किया है, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं करा है। एम ये है कि हम सब कंट्रीज कमिट करेंगे कि हम अपना कूलिंग एमिशन एटलीस्ट 68% से कम कर देंगे 2050 तक। इसके अलावा एक्सेस सस्टेनेबल कूलिंग की तरफ हम बढ़ाएंगे 2030 तक, और ग्लोबल एवरेज एफिशिएंसी का टू अ न्यू एयर कंडीशनर बाय 50%। इसके अलावा एमिशंस टारगेट ड्रॉ ऑन द मॉडलिंग फ्रॉम द UNEP कूल कोलिशन रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 कीपिंग इट चिल। नेक्स्ट जो है वो है फॉसल फ्यूल ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर, जिसे 50 कंपनीज ने साइन करा, जो 40% से ज़्यादा ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक ग्लोबल इंडस्ट्री चार्टर जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बढ़ाने के लिए क्लाइमेट एक्शन और अचीव करने के लिए हाई स्केल इम्पैक्ट को अक्रॉस ऑयल और गैस सेक्टर्स में। इनिशिएटिव जो है इम्पॉर्टेंट अंडर ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन एक्सेलरेटर, जिसे लॉन्च करा गया एट वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के द्वारा रिसेंटली। इसका फोकस है 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे कि हम स्केल करेंगे एनर्जी सिस्टम को ऑफ टुमारो, डीकार्बनाइज करेंगे एनर्जी सिस्टम को ऑफ टुडे, और टारगेट करेंगे मीथेन और अदर नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैसेस को भी। नेक्स्ट है अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, जो कि अफ्रीकन लीडर्स ने लॉन्च करा COP28 में। उद्देश्य है कि हम ग्रीन ग्रोथ को इंडस्ट्रीज का अफ्रीका में बढ़ाएंगे और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को और अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा G7 क्लाइमेट क्लब, जिसे जर्मनी और चीन लीड कर रहे थे अलॉन्ग विद 36 मेंबर कंट्रीज में केन्या, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड वगैरह का नाम है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये एक ओपन कोऑपरेटिव और इंक्लूसिव फोरम है क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज़ का। उद्देश्य ये है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट और डिसीजंस का है उसके अंदर। उद्देश्य ये है कि हमें सपोर्ट करना है, क्लाइमेट एक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एम्बिशन, ताकि हम अपना ग्लोबल नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पा सकें बाय अराउंड मिड सेंचुरी। पर्टिकुलर फोकस है कि डीकार्बनाइज करना है इंडस्ट्री को। पहली बार जर्मनी ने प्रपोज किया था G7 समिट मीटिंग में 2022 में। इंटरिम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलीड क्लाइमेट पार्टनर्स प्लेटफॉर्म की। इनिशियल फाउंडर्स के आर्नोल्ड वेंचर्स, बैलमर ग्रुप, बेजोस, अर्थ फंड, अनीता और जोस बेकेनस्टीन और चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन वगैरह हैं। ACP एक फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य है कि हम नंबर ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को और बिजनेस को इमर्जिंग इकोनॉमीज में बढ़ाएंगे। इनिशियल फोकस रीजन्स जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया है, कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका है, अफ्रीका और इंडिया है। करीब साउथ ईस्ट एशिया क्लीन एनर्जी फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना है, और ACP और इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन का उद्देश्य है कि हम $11 बिलियन जनरेट करेंगे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ये एक प्राइवेट सेक्टर IFC एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक की, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में।
और लास्ट में ऑल्टेरा फंड है जिसे UAE ने अनाउंस करा, एक $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड, जिसका उद्देश्य ये है कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनेंगे क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए और करीब $250 बिलियन ग्लोबली मोबिलाइज करेंगे 2030 तक, ताकि एक फेयर क्लाइमेट फाइनेंस सिस्टम बन सके। फोकस एरियाज हैं एनर्जी ट्रांजिशन में, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन में, सस्टेनेबल लिविंग में और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में। तो साथियों यहीं तक रखते हैं अभी इसको। नेक्स्ट हम इंडिया एट COP28 को डिटेल से समझेंगे, बट उसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।